तो आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही गहरी कहानी कुसुम की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हम एक युवा स्त्री के भावनात्मक सफर को परत दर परत खोलना चाहते हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं कि कहानी की मोटी मोटी जानकारी सबको है या स्पॉइलर से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हम सीधे इसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि जब शादी की जो पारंपरिक उम्मीदें होती हैं वो किसी के आत्मसम्मान से टकराती हैं तो होता क्या है। और ये कहानी पत्रों के जरिए, मतलब लेटर्स के जरिए सामने आती है, जो हमें कुसुम के मन की हालत का एक बहुत ही पर्सनल नजरिया देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो आरंभ है, कथावाचक अपने पुराने दोस्त महाशय नवीन से मिलते हैं और नवीन बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ। उनकी बेटी है कुसुम, पढ़ी लिखी है, गुणी है, पर अपनी शादी के 1 साल बाद ही मतलब पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और पति उससे बात तक नहीं करता। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि नवीन, जो खुद एक कवि हैं, एक सेंसिटिव इंसान है, वो भी शुरुआत में यही सोचते हैं कि शायद उनकी बेटी से ही कोई गलती हुई होगी। बिल्कुल। ये उस दौर की एक बहुत ही आम सोच को दिखाता है ना, कि शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहली उंगली अक्सर औरत पर ही उठती थी। सही बात। नवीन को लगता है कि शायद शादी की पहली रात कुसुम की शर्म या झिझक की वजह से कोई गांठ पड़ गई है। वो प्रॉब्लम को पति की क्रूरता के तौर पे नहीं देख रहे, वो उसे बेटी की कमी के रूप में देख रहे हैं। और इसी सोच के तहत वो कथावाचक से, जो एक लेखक हैं, एक बहुत भावुक पत्र लिखने को कहते हैं ताकि कुसुम के पति का दिल पिघल जाए। हाँ। लेकिन कथावाचक यहाँ एक बहुत अहम कदम उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई बनावटी पत्र नहीं लिखूंगा, पहले मुझे कुसुम के लिखे असली पत्र दिखाओ। और यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है ना। हाँ, ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। कथावाचक सुनी सुनाई बातों पर मतलब यकीन करने की जगह वो सबूत मांगते हैं। वो जानते हैं कि असली कहानी किसी और के बताने में नहीं, बल्कि कुसुम के अपने शब्दों में छिपी है। तो ये पत्र सामने आते हैं, 5 पत्र जो पति ने बिना पढ़े लौटा दिए थे। उफ। और शुरुआती पत्र पढ़कर तो सच में दिल टूट जाता है। कुसुम गिड़गिड़ा रही है। वो लिखती है, मेरे स्वामी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसकी आप मुझे ये सजा दे रहे हैं। ये भाषा देखिए। वो खुद को ही दोष दे रही है। शायद मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये पत्र सिर्फ कुसुम की कहानी नहीं है, ये उस दौर की हजारों औरतों की मतलब अनकही आवाज है, जिन्हें यही सिखाया गया था कि उनकी अपनी पहचान पति की नजरों में ही बनती है। वो खुद को अणु कहती है और पति को सूर्य। हाँ, आप राजा हैं, मैं भिखारिन हूँ। ये दिखाता है कि एक महिला को अपनी पहचान कितनी छोटी और पति पर कितनी निर्भर महसूस करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन फिर कुछ बदलता है। एक पत्र नहीं, वो अपनी सहेली शन्नू का जिक्र करती है। शन्नू का पति गरीब है पर दोनों में प्यार बहुत है। क्या ये वो पहला पल है जहाँ हमें लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली बार कुसुम अपने दुख की तुलना किसी और के सुख से कर रही है। अच्छा। अब तक वो सिर्फ अपने अंदर झांककर अपनी कमियां खोज रही थी, अब वो बाहर देख रही है और उसे एहसास हो रहा है कि एक सुखी शादी कैसी दिख सकती है। मतलब उसे एक दूसरा नजरिया मिल रहा है। बिल्कुल। वो शन्नों के आंसुओं में भी एक स्वाद देखती है, क्योंकि वो प्यार से निकले आंसू हैं, जबकि उसके अपने आंसू सिर्फ अपमान और निराशा के हैं। और ये चिंगारी 5वें और आखिरी पत्र में एक आग बन जाती है। हाँ। उस पत्र की भाषा पूरी तरह से बदल गई है। अब वो भीख नहीं मांग रही, गिड़गिड़ा नहीं रही। उसमें एक ठहराव है, एक कड़वी समझ है। वो एक किताब का जिक्र करती है जिसमें लिखा था कि पुराने जमाने में औरत मर्द की जायदाद होती थी, जैसे गाय बैल। ये एक जागृति का क्षण है। इसे हम एजेंसी का मिलना कह सकते हैं। वो अब अपनी स्थिति को अपनी पर्सनल फेलियर के रूप में नहीं देख रही, वो इसे एक बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय के हिस्से के रूप में देख रही है। उसे समझ आ जाता है कि ये समस्या हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल। और यही समझ उसे ताकत देती है। इसीलिए वो अपने पत्र वापस मांगती है और कहती है, आज से आप मेरी जुबान या कलम से कोई शिकायत न सुनेंगे। ये गुस्सा नहीं है। नहीं, ये आत्मसम्मान की एक शांत घोषणा है। इन पत्रों को पढ़कर कथावाचक का तो खून खौल उठता है। वो सीधे उस आदमी से मिलने मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर तो और भी हैरान होते हैं। हाँ, वो आदमी देखने में बहुत पढ़ा लिखा, विनम्र, सुशील है। कथावाचक लिखते हैं, बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। और यही कहानी उस राज को खोलती है जो कुसुम के पत्रों से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पति बताता है कि उसकी नफरत की वजह न कोई दूसरी औरत है, न कोई मनमुटाव, असली वजह है पैसा। जब मैंने पहली बार ये वजह पढ़ी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मतलब इतनी नफरत, इतनी उदासीनता, और वजह सिर्फ विदेश जाने के पैसे। हाँ। ये तो अविश्वसनीय रूप से छोटा और नीच लगता है। प्रेमचंद इतनी बड़ी भावनात्मक क्रूरता के पीछे इतनी छोटी वजह रखकर क्या कहना चाह रहे थे? वो उस समय के तथाकथित शिक्षित समाज की खोखली नैतिकता पर चोट कर रहे थे। उस दौर में विलायत यानी इंग्लैंड जाकर पढ़ना सामाजिक रुतबे का सबसे बड़ा प्रतीक था। अच्छा, स्टेटस सिंबल। बिल्कुल। उस पति के लिए शिक्षा ज्ञान नहीं बल्कि
स्टेटस का एक टूल है और कुसुम वो उस स्टेटस को हासिल करने का एक जरिया थी, एक इंसान नहीं। इंग्लैंड जाने का एक टिकट थी। एकदम सही। जब उसे लगा कि उसके ससुर उसे विदेश नहीं भेजेंगे तो टिकट बेकार हो गया और उसने उसे फेंक दिया। ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेल है। बिल्कुल, एक इंसान की पूरी जिंदगी को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक सौदा बना देना। तो जब ये सच सामने आता है तो एक पिता का दिल तो टूट जाना चाहिए, लेकिन नवीन का रिएक्शन भी हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है ना। हाँ, नवीन का दिल टूटता है, लेकिन उनका पहला कदम अपनी बेटी को उस जहरीले रिश्ते से बाहर निकालना नहीं है। उनका पहला कदम है पैसे देकर उस रिश्ते को बचाना। वो तुरंत कथावाचक से कहते हैं कि उस लड़के को लिख दो कि वो जहाँ चाहे पढ़ने जा सकता है, सारा खर्च मैं दूंगा। ये घर बसाने की मानसिकता है। हाँ, जहाँ शादी नाम की संस्था को बचाना एक लड़की की गरिमा और खुशी से ज्यादा जरूरी समझा जाता था। और यही कहानी का असली क्लाइमैक्स आता है। कुसुम, जो वो पहले वाली अणु नहीं रही, वो अपने पिता की ये बात सुन लेती है और वो इस सौदेबाजी को पूरी तरह से खारिज कर देती है और वो इसे एक नाम देती है, डकाग्जिनी। डकाग्जिनी, डकैती। उस शब्द का इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली है। वो इसे सिर्फ एक बुरा सौदा या मांग नहीं कहती, ये दिखाता है कि उसकी नजर में ये कोई पारिवारिक मामला नहीं बल्कि एक नैतिक अपराध है, एक लूट है। वो समझ जाती है कि पैसे देकर वो सिर्फ अपने पति की एक मांग पूरी कर सकती है, उसका सम्मान या प्यार नहीं खरीद सकी। और फिर वो जो कहती है वो शायद उस दौर के हिसाब से एक क्रांतिकारी बयान था। बिल्कुल, वो कहती है जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दम्भी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न हो। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। ये एक दुखी बेबस पत्नी की भूमिका को पूरी तरह से नकार देना है। ये अपनी आजादी की घोषणा है। कहानी का अंत होता है 1 साल बाद। कथावाचक कुसुम से दोबारा मिलते हैं और वो पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके चेहरे पर अब वो दुख और निराशा नहीं है। प्रेमचंद लिखते हैं कि उसके चेहरे पर स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेजस्विता है। उसने फिर कभी अपने पति को कोई पत्र नहीं लिखा, न उसका जिक्र किया। ये अंत अपने समय से बहुत आगे है, मुझे लगता है, बहुत आगे। प्रेमचंद उसे किसी दूसरी शादी में सुखी नहीं दिखाते या उसे कोई महान समाज सुधारक नहीं बनाते। वो बस उसे अपने आप में पूर्ण दिखाते हैं। उसने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वो अपने पति के बिना अधूरी नहीं है, बल्कि उसके बिना ज्यादा पूरी और ज्यादा स्वतंत्र है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो पति के प्यार के लिए गिड़गिड़ाने से शुरुआत करती है और अपने अनुभवों की आग में तपकर अंत में एक अपमानजनक सौदे को ठुकराकर अपनी गरिमा को चुनती है। कुसुम के आत्मसम्मान की खोज की एक असाधारण यात्रा है ये। हाँ, और ये कहानी 2 अलग-अलग तरह के मूल्यों का टकराव भी है। कैसे? देखिए, पति के लिए विलायत की डिग्री और सामाजिक रुतबे का मूल्य है जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। वही कुसुम अपने अनुभवों से आत्मसम्मान के असली मूल्य को समझती है, जिसे वो अब किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी गलत सिचुएशन का सामना करते हैं तो हम समझौते की कीमत और अपनी गरिमा के मूल्य के बीच का फर्क कैसे तय करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो प्रेमचंद ने 100 साल पहले पूछा था और शायद हमें आज भी खुद से पूछने की जरूरत है।